तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ के 2 डायमेंशनल एप्लीकेशन को, और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गॉस लॉ के 3 डायमेंशनल एप्लीकेशन को। तो 3 डायमेंशनल एप्लीकेशन में हम लोग किसी क्लोज चार्ज क्यूब का भी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी चार्ज हॉलो स्फीयर का भी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आपके बुक में क्लोज हॉलो स्फीयर का इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो आज हम लोग क्लोज हॉलो स्फीयर का ही इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और वो हॉलो स्फीयर चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो तो अब देखो आपको यहाँ एक स्फीयर है। यहाँ जो एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर आपको प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। ठीक है, यहाँ आपको एक चार्ज स्फीयर है, इस स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। तो इसका जो इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो इसमें भी हम लोग को 3 कंडीशन होगा। हो सकता है कि पॉइंट पी स्फीयर के बाहर हो, इट मीन्स वो फर्स्ट कंडीशन। हो सकता है कि पॉइंट पी स्फीयर पर हो, इट मीन्स वो सेकेंड कंडीशन। हो सकता है कि पॉइंट पी स्फीयर के इनसाइड हो या अंदर हो। तो वही बात आपको यहाँ या यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट पी स्फीयर के बाहर है, पॉइंट पी वो फर्स्ट कंडीशन। स्फीयर के सरफेस पर है पॉइंट पी, वो सेकेंड कंडीशन। और स्फीयर के अंदर है पॉइंट पी, ये थर्ड कंडीशन। तो हम लोग इस तीनों कंडीशन को बारी बारी से देखेंगे, और तीनों कंडीशन में हम लोग अलग अलग इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और वो भी गॉस लॉ के हेल्प से। तो वही यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3 डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो हम लोग को गॉस लॉ के हेल्प से किसी क्लोज्ड चार्ज स्फीयर का इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ आपको एक चार्ज स्फीयर दिया हुआ है। इस स्फीयर का सेंटर हो गया O, और उस स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल R। ठीक है, और उसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग को यहाँ 3 कंडीशन होगा। फर्स्ट कंडीशन पॉइंट पी बाहर होगा, सेकेंड सरफेस पे होगा, थर्ड इनसाइड होगा। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट कंडीशन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में पॉइंट पी स्फीयर के बाहर या आउटसाइड है। ठीक है, और आप लोग पहले से जानते होंगे कि जब किसी भी सरफेस पे चार्ज दिया जाता है, तो उस सरफेस के सराउंडिंग एक हाइपोथेटिकल सरफेस फॉर्म होता है। ठीक है, उसी हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग यहाँ गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और ये हो गया आपको गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस यहाँ पॉइंट पी होकर जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ जो सरफेस का पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इट मीन्स राइट साइड। क्योंकि चार्ज है सरफेस पे, और वो सरफेस का चार्ज क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड अप्लाई करेगा। क्योंकि आप पहले से ही जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर राइट साइड हो गया। और आप पहले से पढ़ चुके हो कि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस तो ये है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको राइट साइड होगा वेक्टर एरिया का डायरेक्शन। इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जब डायरेक्शन सेम होगा, तो वहाँ पर का एंगल होगा आपको 0 डिग्री, जो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है। और किसी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता, तो हम लोग इसी इंट्रोडक्शन को यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ जो सॉल्यूशन के बाद आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा है, तो ये कॉमन इंट्रोडक्शन है, जो तीनों ही कंडीशन में अप्लीकेबल है। तीनों कंडीशन कहने का मतलब हुआ कि जब पॉइंट पी बाहर था, सरफेस पे था या अंदर था, तो तीनों कंडीशन का जो कॉमन इंट्रोडक्शन है वही आपको यहाँ लिखा हुआ है। उसमें क्या है, let plus q charge uniformly expanded on a hollow sphere. Due to this charge, a Gaussian surface is formed surrounding the sphere, where radius of a sphere is r. तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है कि हम लोग यहाँ एक स्फीयर लिए हैं, चार्ज स्फीयर। उस चार्ज स्फीयर के सराउंडिंग क्या हुआ था, आपको एक गॉसियन सरफेस फॉर्म हुआ है। ठीक है, और उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा। और यहाँ जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, इस इंट्रोडक्शन में मेनली वही लिखा हुआ है कि पॉइंट पी जो आउटसाइड है, तो उस आउटसाइड के पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के मिडिल का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री है। और यहाँ जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई है, और कंप्लीट सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो फाई है।
और जैसा मैंने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में भी बताया था कि गॉस लॉ के हेल्प से जहाँ कहीं भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग को उस टोटल फिगर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग को गॉस लॉ के फ्लक्स से कंपेयर करना होता है। तो हम लोग यहाँ भी वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे d5। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे d5, और उस d5 को इंटीग्रेट करके हम लोग को टोटल हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फाइंड हो जाएगा। क्लियर। और उस गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग गॉस लॉ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करते ही हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग उसे देखते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हम लोग को टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले स्मॉल पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो स्मॉल पॉइंट पी है उस स्मॉल पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको d5 हो गया। ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है। तो d5 और वेक्टर ई डॉट डी ए का वैल्यू हो गया ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी और एरिया के मिडिल का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ कॉस 0 डिग्री लिखा है। फिर d5 यहाँ आ चुका है। अब ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ई डी ए इंटू 1 ई डी ए हो गया। तो ये हम लोग को स्मॉल पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। अब उस स्मॉल पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो वही यहाँ लिखा हूँ मैंने, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, d5 इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस d5। तो ये d5 किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? पॉइंट पी का। तो ये d5 किसका इंटीग्रेशन हो गया? इस पॉइंट पी का। और हम लोग को इस टोटली सरफेस के लिए क्या करना, उसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट कर दिया। चूंकि ये सरफेस क्लोज है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इस लड्डू वाले सिंबल का यूज किया, और इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। क्लियर। अब देखिए यहाँ फाई आ चुका है। अब d5 का हम लोग वैल्यू पहले पढ़ चुके हैं, ई डी ए, तो यहाँ ई डी ए आ चुका है। अब यहाँ इंटेंसिटी क्या है, वो कांस्टेंट होता है, वो सिंबल से बाहर निकल चुका है, बचा आपको डी ए। यहाँ फाई आएगा, यहाँ पर ई आ गया। और डी ए का मतलब होता है स्मॉल पॉइंट पी का एरिया। तो डी ए का मीनिंग होता है स्मॉल पॉइंट पी का एरिया। उसको इंटीग्रेट करने पर हम लोग को टोटल सरफेस का एरिया आएगा, और वो टोटल एरिया आपको कैपिटल ए होगा। अब यहाँ फाई आएगा ही। अब फिगर में देखिए आप, यहाँ जो ये गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है, और किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ जो ये स्फेरिकल सरफेस फॉर्म हुआ उसका रेडियस आपको स्मॉल आर है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर जब भी लिखेंगे, इट मीन्स इस सरफेस का एरिया जब भी लिखेंगे तो आपको वहाँ स्मॉल आर का ही यूज करना है। तो यहाँ जो 4 पाई आर स्क्वायर लिखा गया है उसमें स्मॉल आर का ही यूज किया गया है, क्योंकि आउटर स्फीयर का जो रेडियस था वो स्मॉल आर था। तो एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल ई आ चुका है, और ये आपको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से पढ़ चुके हैं कि फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से क्या देखते हैं कि राइट साइड का वैल्यू ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हम लोग को इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो वो इंटेंसिटी यहाँ आ चुका है, 4 पाई आर स्क्वायर बाय में आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ चुका है। अब 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट कहता है हम साथ साथ हैं, तो ये दोनों साथ हो जाएगा। ठीक है। और क्यू बाय आर स्क्वायर कहता है हम आपके हैं कौन, तो ये भी इससे साइड हो चुका है। ठीक है। तो क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ पर साथ हो चुका है। और आप लोग कूलम्ब्स लॉ में ही पढ़ चुके हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वो स्मॉल के का वैल्यू होता है या फॉर्मूला होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग स्मॉल के बोलेंगे, क्यू बाय आर स्क्वायर यहाँ आ चुका है। ये आपको इक्वेशन ए हो गया, और यही आपको आउटर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर। तो यहाँ जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है, तो ये आपको गॉस लॉ के हेल्प से आउटर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि आउटर सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे कितना चार्ज गिवन है उस गिवन चार्ज पे डिपेंड करेगा, और आउटर सरफेस के रेडियस पर डिपेंड करेगा। और एक चाप और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जो स्मॉल के है वो स्मॉल के आपको एयर के लिए, इसलिए आपको यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है। यदि आपको यहाँ एयर के अलावा और कोई अदर मीडियम देगा तो स्टार्टिंग से ही, ठीक है,
आपको 1/4 कैपिटल के आएगा, और जो भी मीडियम होगा उस मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपिटल के, इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू देगा आपको। तो ये कैपिटल के क्या होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एयर दिया हुआ है, इसलिए एयर के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने कहीं पर भी कैपिटल के का यूज़ नहीं किया है। बट आपको किसी क्वेश्चन में एयर नहीं दे, अदर मीडियम दे, तो हम लोग को वहाँ पर उस अदर मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के का वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जो यहाँ आएगा और इसके बाय में भी आएगा वो, इस कैपिटल इसके बाय में यहाँ पर भी वो कैपिटल के आएगा। तो ये स्मॉल के आएगा और ये कैपिटल के आएगा, तो ये कैपिटल के, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जब पॉइंट पी सरफेस पे हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो इस कंडीशन में भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया राइट साइड, इस कंडीशन में भी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड, इट मीन्स यहाँ पर भी जीरो का एंगल फॉर्म होगा। तो केस 1 और केस 2 दोनों ही कंडीशन बिल्कुल सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है कि केस 1 में आपको पॉइंट पी बाहर था, यहाँ पर सरफेस है, सरफेस पर है, ठीक है। यहाँ पॉइंट पी आपको आउटसाइड था, यहाँ पॉइंट पी सरफेस पे है, और यहाँ जो पॉइंट पी आउटसाइड था तो उसका डिस्टेंस हो गया आपको स्मॉल आर, और इसका भी डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन जब यही पॉइंट सरफेस पे आएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ बिल्कुल रिप्रेजेंट हो रहा है, स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो जैसे ही दोनों पॉइंट इक्वल होगा तो हम लोग को दोनों पॉइंट इक्वल कर देना, और इक्वल करते ही जो इक्वेशन ए था, इक्वेशन ए के अकॉर्डिंग के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा। वहाँ पर के क्यू बाय स्मॉल आर था और यहाँ पर के क्यू बाय कैपिटल आर कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर कर चुके हैं। अब हम लोग केस थर्ड देखते हैं। तो केस थर्ड में क्या है कि पॉइंट पी स्फीयर के अंदर होगा, और जब पॉइंट पी स्फीयर के अंदर होगा तो इस पॉइंट पर किसी भी टाइप के चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इट मीन्स सरफेस पर जो गिवन चार्ज है उस गिवन चार्ज का इस पॉइंट पी पर किसी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। वही हम लोग यहाँ लिखे हैं कि इन दिस कंडीशन चार्ज ऑन द पॉइंट पी इज जीरो। मतलब जो केस थर्ड वाला कंडीशन है, केस थर्ड वाले कंडीशन में चार्ज जीरो है, इसलिए इक्वेशन वन आपको ये था कि क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ जो q है उस q का वैल्यू हम लोग यहाँ जीरो कर लेंगे, यहाँ पर k बिल्कुल आएगा, और स्मॉल r हो या कैपिटल R वैसे यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपको पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r होता है इसलिए आप लोग को यहाँ स्मॉल r ही लिखना है। फिर यहाँ पर 0 × k 0 बाय आर स्क्वायर, और ये टोटली टर्म आपको जीरो आएगा। इट मीन्स ये हुआ कि किसी भी चार्ज क्लोज स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेटेलिक चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो जीरो होता है, और इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में सिंपल इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी छोटे से एरिया को प्रोटेक्ट करना हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस स्पेशल एरिया को आपको मेटल के सरफेस से क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज मेटेलिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होता है, या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता ही नहीं है। अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। तो मान लो आपको ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक मेटेलिक स्फीयर है जो क्लोज है, और इस क्लोज मेटेलिक स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होगा। बट उसके आउटसाइड में, उसके बाहर, इस स्फीयर के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है, उसका वैल्यू 10, 20, 30, 40 कुछ होगा, और यहाँ पर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। बट इस स्फीयर के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, बट इस स्फीयर के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। इट मीन्स वो अपना इफेक्ट वहाँ पर शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्पेशल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं जिसमें हम लोग उस पार्ट को मेटल के स्फीयर से बंद करते हैं, तो बंद करने का जो प्रोसेस है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? तो सिंपल वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टू प्रोटेक्ट द एरिया इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड when we cover that area by the metallic sphere or closed metal, then this process is called electrostatic shielding.